हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों अपन डील कर रहे हैं, आपके मॉडल पेपर लेकर आया है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। तो उसी मॉडल पेपर की अगली कड़ी के अंदर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर अपन जो डील करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का आपका जो पेपर होता है बच्चों, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के पेपर के अंदर अपन बात करने वाले हैं। वो बात करेंगे कौन से सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन आपका जो आता है वो आता है बायोकेमिस्ट्री का। किसका आता है बच्चों? बायोकेमिस्ट्री का बी सेक्शन आता है। आपको कहने का मतलब है आपको यहाँ पे क्या मिलने वाली है, दो आपको आंसर सीट मिलने वाली है, जिसमें ए सेक्शन के अंदर आपके वहां पर न्यूट्रिशन का पार्ट है वो लिखा जाता है, और बी सेक्शन के अंदर वहां पर या दूसरी जो आपकी आंसर सीट होती है उसके अंदर वहां पे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको बी सेक्शन के बारे में बात करें अपन की बायोकेमिस्ट्री है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ऑन मेन क्वेश्चंस के बारे में अपन डील करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है अपन वो भी बात करेंगे, लिटिल बिट बात करेंगे। बाकी आपको वहां पर डील करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी बार 2021 के अंदर जो मेन एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में बातें करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे कि आपको वो क्या करवा सके, पास करवा सके। आपको कम ड्यूरेशन के अंदर आप पढ़ते हो तो आप कोई भी बच्चा क्या नहीं हो वहां पर फेल नहीं हो, ऐसी ही बात अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो आपको ये तो पता है कि कितने नंबर का आने वाला है, 40 नंबर का ये पेपर आने वाला है। और 40 नंबर का देखो पास जो पर्सन होता है वो दोनों सेक्शन उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है। कहने का मतलब है सेक्शन ए में भी उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी के अंदर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा ना सोचें कि सर सेक्शन ए कर देंगे तो क्या हम पास नहीं होंगे क्या। ठीक है, तो सेक्शन बी करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसा नहीं है बच्चों। जरूरी है या नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता, आप दोनों सेक्शन करोगे तभी जाके आप पास होगे। क्योंकि 40 के अंदर आपको ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आपको 30 नंबर दे देगा, 35 नंबर दे देगा, एग्जामिनर नहीं होता। तो आपको दूसरा बी सेक्शन भी वहां पर क्या करना होता है, आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चंस दोनों के अटेम्प्ट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मेरे को इस टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर पेपर सेक्शन ए करना है और सेक्शन ए बी करना है। गलती नहीं करनी है एग्जाम के दौरान आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है इस बार इस एग्जाम के अंदर आपके, और वो क्या बनने वाला है देखिए। वो बोल रहा है कि लाइपोप्रोटीन्स को आपको डिफाइन करना है कि लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं और एक्सप्लेन करना है लाइपोप्रोटीन को। साथ ही आपको मेटाबॉलिज्म बताना है कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है और वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ये चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है। तो बात करने वाले अपन लाइपोप्रोटीन के बारे में कि लाइपोप्रोटीन क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। और प्रोटीन मॉलिक्यूल किसके साथ कॉन्जुगेटेड हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड के साथ। किसके साथ हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड के साथ वहां पर कॉन्जुगेटेड हो रहा है। और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, इसी को बोला जाता है लाइपोप्रोटीन्स बोला जाता है कि वहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कंजुगेट होता है किसके साथ? ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है और वहां पर फॉस्फोलिपिड के साथ होता है, जिसको बच्चों क्या बोलने वाले हैं? लाइपोप्रोटीन बोलने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिखी। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन कौन से लाइपोप्रोटीन हो सकते हैं। तो बचाना है HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, VLDL होता है, और काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन के टाइप्स होते हैं। हमको ये भी वहां पर लिखना जरूरी रहेगा ताकि एग्जामिनर का ध्यान आप खींच सको। ठीक है, एग्जामिनर नंबर दे इसके लिए आपको वहां पे स्पेसिफिक चीजें लिखनी है बच्चों, ऐसे फालतू की बातें नहीं लिखनी है। फालतू की बातें लिखोगे तो उसका दिमाग भटक जाएगा और आपको पास होते हुए क्या कर देगा? फेल कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान आकर्षित करना है। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको वहां पर कुछ ऐसी चीजें लिखनी है, ऐसे पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने हैं जो उससे क्या हो, बेस्ट हो, उससे रिलेटिव हो जहां तक। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर, मिल्क के अंदर, एग योक के अंदर, और कंपोनेंट होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, और कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि ब्लड के अंदर, मिल्क के अंदर, एग योक के अंदर ये वहां पर क्या होंगे बच्चों? प्रेजेंट होते हैं।
ये क्या काम करते हैं आपके लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वाटर इनसोल्यूबल लिपिड्स को किसके अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं आपके लाइपोप्रोटीन्स। कौन कौन से हैं, एसडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है और काइलोमाइक्रोन्स है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और आपको वहां पर क्या बताना है, ठीक है, उसकी बात करें वहां पर तो ये क्या काम करेगा, प्रोटीन जो मोलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो प्रोटीन मोलिक्यूल कैसे होंगे, ट्राइग्लिसराइड अपन ने बात की। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होने वाला है। तो जो बैलेंस डाइट होती है, जो अपन बैलेंस डाइट खाते हैं, तो बैलेंस डाइट के अंदर जो फैट जो बन रहा है वो कितना बनाता है, 25 to 30% पार्ट फैट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट टू सोर्सेज। देखो कहां से बना, दो सोर्सेज से अपन क्या कर रहे हैं, वहां पर फैट ले रहे हैं, दो सोर्सेज से फैट अपन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। पहला आता है आपका एनिमल फैट आता है, दूसरा आता है आपका वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट आता है, दूसरा आता है आपका वेजिटेबल फैट आता है। तो जो एनिमल फैट होता है वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बटर के अंदर, मिल्क के अंदर और मीट के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं बटर में, मिल्क के अंदर, मीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल जो फैट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिच सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, कौन से होते हैं, मुफा होते हैं और पूफा, ठीक है, फूफा जिसे याद कर लेना, ठीक है, मुफा और पुफा ये वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ, ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, ऑयल्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जब अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल होगा, कौन सा आपका अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या होगा, कन्वर्टेड होगा किस में, सैचुरेटेड फैट में। जब आपका अनसैचुरेटेड वेजिटेबल जो ऑयल होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सैचुरेटेड फैट के अंदर, तो ये वहां पर कैसा बन जाता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो सेमी सॉलिड बन जाती है, और कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड बनने की वजह से इसको बोला जाता है वनस्पति ऑयल। कौन सा बोलते हैं बच्चों, वनस्पति ऑयल इसको बोला जाता है। ये आपको वहां पे कंसिडर करना है कि भाई वेजिटेबल फैट किस तरीके से डाइजेस्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और आपका एनिमल फैट किस तरीके से वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो वहां पे अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, उस तरीके से वहां पे वनस्पति ऑयल है उस रूप में वहां पे प्रेजेंट है। आपके जो फैट होते हैं दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोल सकते हैं, एक तो विजिबल जो फैट आपको दिखाई दें, एक आपको इनविजिबल जो आपको वहां पे दिखाई नहीं देते हैं। विजिबल फैट कौन से आते हैं, जो पर्सन क्या कर सकता है, देख सकता है, अपने नेक्ट आई से देख सकता है, उनको विजिबल फैट बोला जाता है। जैसे घी के अंदर है, बटर के अंदर है, क्रीम के अंदर प्रेजेंट होने वाले कौन से होते हैं, आपके विजिबल फैट होते हैं। कौन से होते हैं, विजिबल फैट। इसके अलावा इनविजिबल फैट आते हैं जो अपन क्या नहीं कर सकते, उनको नेक्ट आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये वहां पर फूड स्टफ्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप देख तो नहीं सकते लेकिन फूड स्टफ के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये कहाँ होंगे, मीट फूड के अंदर, जो मीट खाते हैं पर्सन्स मीट फूड के अंदर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात है एक्सपोनेंशियल ने पूछा ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा, तो आपको वहां पे ऑक्सीडेशन के बारे में बताना है कि किस तरह से जो फैट है आपका उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो तीन टाइप से पढ़ते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है डब्ल्यू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहां पर फोलिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, अल्फा सी एटम से, ठीक है, अल्फा सी एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हो रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन में बीटा सी एटम के द्वारा हो रहा है, और डब्ल्यू ऑक्सीडेशन के अंदर वहां पे डब्ल्यू एटम के द्वारा फोलिक एसिड का वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है वहां पर और ऑक्सीडेशन के बारे में। तो तीन तरीके के ऑक्सीडेशन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड आपको वहां पर आपके नोट्स के अंदर जो अवेलेबल है उनको आपको लिखना है मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऑल ओवर अपन यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर ये आपको चीजें लिखनी है, आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पर डील करने वाले हैं बच्चों, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाएगा। आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको एक कंपलसरी करा सकता है, वो 4th नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी करवा सकता है, ठीक है। आपके वहां पर कितने आते हैं, 16 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, ठीक है। इस तरीके से आपके वहां पर 3 क्वेश्चंस करने होते हैं 4 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको, तो आप पूरे तरीके से क्या होना है, रेडी होना है। एक भी क्वेश्चन आपको क्या नहीं करना बच्चों, वहां पर छोड़ना नहीं है, ठीक है।
तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें, वहां पे एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स किसको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स किसको बोला जाता है और को एंजाइम्स किसको बोलते हैं। हमने काफी सुना है एंजाइम्स, ठीक है। तो आप देखिए एंजाइम्स किसको बोलते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालाइस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, किसकी, केमिकल्स की, केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ा देना, उनकी रेट बढ़ा देना, ठीक है, विदाउट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस, खुद के अंदर बिना कोई चेंजेस, खुद के अंदर कोई वहां पर चेंज नहीं हो रहा, और चेंज होए बिना अगर वहां पे किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वहां पर वेलोसिटी या वहां पर रेट बढ़ा रहे हैं, उसको बोला जाता है एंजाइम से बोला जाता है। ये कैसी होती है, इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर की होती है। एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन, जब प्रोटीन का वहां पर ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा किसके द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री के, 100 डिग्री पे वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा प्रोटीन का अगर हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, काफी दिनों में, हो सकता है कपल ऑफ डेज लग रहे हैं उसको क्या करने में, हाइड्रोलाइसिस करने में, जबकि सेम प्रोटीन को अगर अपन वहां पर फुली डाइजेस्टेड करें किसके द्वारा, जीआई हार्मोन्स के द्वारा, और वो भी कितने, बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपन कर रहे हैं, तो ये जो होगा हाइड्रोलाइसिस वो कुछ हावर्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है, एंजाइम्स के बारे में बात करें कि वहां पे बायोकैटालाइस्ट कर रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी रेट किसी केमिकल रिएक्शन की बढ़ा देना, ठीक है, बिना उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, वो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज आपको वहां पे बतानी है कि, ठीक है, कि पूरे जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन नेचर के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे ही एंजाइम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो सारे एंजाइम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, वहां पर सारे प्रोटीन्स नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन के नेचर के हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स क्या नहीं हो सकते, एंजाइम नहीं हो सकते। प्रत्येक एंजाइम है, इसका खुद का क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, और स्पेसिफिक वहां पर कन्फर्मेशन होता है, मतलब प्रत्येक एंजाइम्स की खुद की वहां पर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होती है, अलग अलग वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है, जैसे बॉडी की फंक्शनल यूनिट को क्या बोले, सेल अपन बोलते हैं, किडनी की क्या बोलते हैं वहां पे, आप नेफ्रॉन कहते हो वहां पर, ठीक है। ऐसा ही आपको ध्यान में रखना है, न्यूरॉन अपन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, तो ऐसे ही एंजाइम्स हैं। एंजाइम की जो फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों, उसको होलो एंजाइम से बोला जाता है, क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स, ठीक है। और वो किसके द्वारा मेड होती है, आपके एपो एंजाइम के द्वारा और को एंजाइम के द्वारा, एपो एंजाइम और को एंजाइम्स के द्वारा वहां पर होलो एंजाइम्स का निर्माण होता है, और वही क्या कहलाते हैं, आपकी फंक्शनल यूनिट कहलाती है आपकी एंजाइम की। ये आपको ऑल ओवर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, आपको क्या लिखना है वहां पर, ईच, प्रत्येक एंजाइम में क्या होता है, स्पेसिफिक साइट होती है, और रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगी, उसी को बोला जाता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट जो एक्टिव है, और एक्टिव किसके लिए, किसी भी प्रकार के रिएक्शन के लिए, उसको अपन बोल देंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स कैसे होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो बहुत कम स्मॉल अमाउंट के अंदर वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमन फीचर्स आपको लिखने हैं वहां पर कि जो एक्टिव साइट होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वो एक्टिव साइट वहां पर ऑक्यूपाइज हो रहे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होती है, और काफी सारे ग्रुप्स के द्वारा ये मिलकर बनी होती है, जो कहां से आते हैं, अलग अलग पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ए चेन होती है वहां पे, अमीनो एसिड की वहां पे चेन होती है, उसके द्वारा वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल ओवर इतना आपको लिखना है, कुछ कॉमन फीचर्स आपको और बताने हैं वहां पर एंजाइम्स के बारे में। इसके अलावा को एंजाइम्स के बारे में बताना आपको, ठीक है। को एंजाइम्स, इनके बारे में आपको बताना है, तो को एंजाइम्स के बारे में पूछा गया आपको, तो जो सर्टेन एंजाइम्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं प्रेजेंस ऑफ सम अदर स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, को एंजाइम्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन नेचर होते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली की जो को एंजाइम्स होते हैं वो कैसा होते हैं बच्चों, नॉन प्रोटीन का नेचर होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए एफिशिएंट एक्टिविटी के लिए दीज नॉन प्रोटीन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, बस इन्हीं को बोल दिया मैंने कि जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है। नॉन प्रोटीन जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उसी को बोल दिया जाता है कोएंजाइम्स, ठीक है। जहां पे प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा कोएंजाइम। ये कैसे होते हैं? हीट स्टेबल होते हैं और नॉन कोलोइडल नेचर के अंदर होते हैं, नॉन कोलोइडल नेचर के अंदर हीट स्टेबल ये प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। इसमें जो प्रोटीन जो पार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों उसको तो एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसको को एंजाइम बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसको को एंजाइम बोल रहे हैं और जो प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसको प्रो एंजाइम बोला जाता है। इसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी आपने पढ़ा है, तो विटामिन बी में जितने भी विटामिन है वो सारे किसके लिए? वहां पे कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और अदर विटामिन होते हैं, कुछ अदर विटामिन होते हैं जैसे लाइपोइक एसिड होता है, ठीक है, हीम होता है, एएमपी होता है, वहां पर आपका कैल्शियम होता है वहां पर, और भी कुछ वहां पर क्या होते हैं अदर कंपोनेंट वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको लिखना है ऑल ओवर, ये बताना है आपको किसमें? सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट के अंदर, कोएंजाइम और एंजाइम के अंदर। सेकंड आता है आपका जीटीटी। जीटीटी का मतलब है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जीटीटी के बारे में बताना आपको, जो शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कि जीटीटी के बारे में लिखना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में लिखो, तो लिटिल बिट मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से इसको पढ़कर आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, ठीक है। तो ये टेस्ट अपन कर रहे हैं किसके लिए? फाइंड किसके लिए? ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी की, आप कितना वहां पर कैपेसिटी है, कितना वहां पर टॉलरेट कर सकते हो, उसकी बात करें तो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है? ताकि आप ब्लड शुगर रेगुलेशन कि कभी किसी का बीपी जो शुगर का लेवल कम तो नहीं हो रहा, किसी का ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीजें वहां पर देखने के लिए किसी भी पर्सन के अंदर वहां पर ब्लड शुगर जो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसको देखने के लिए वहां पर जीटीटी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वहां पर किया जाएगा। क्यों करते हैं? इंडिकेशन आपको लिखने हैं ताकि आप नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पता कर सको कि उस पर्सन के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस कितना है। इसके लिए करते हैं वहां पर किसी भी डिजीज पर्सन, मतलब कहने का मतलब है किसी पर्सन के अंदर बीमारी का पता करने के लिए, डिजीज कंडीशन का पता करने के लिए भी अपन वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर ट्रीटमेंट, आप अगर किसी पर्सन को इलाज दे रहे हो, आप किसी पर्सन का इलाज कर रहे हो, तो क्या आपने जो ट्रीटमेंट दिया है, क्या आपने उसको जो दवाइयां दी हैं, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसका रिजल्ट अच्छे से आ रहा या नहीं आ रहा, ये चीजें भी अपन जीटीटी के द्वारा देख सकते हैं। इसका दो टाइप होते हैं वहां पर आपके जीटीटी के अंदर। एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जहां पे आप ओरली ग्लूकोज क्या कर रहे हो उस पर्सन के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, और उसके बाद में वहां पे ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल वहां पे कलेक्ट करके आप उसका टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ओरल। और एक होता है आईजीटीटी, मतलब इंट्रावीनस, आप वहां पर वेन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हो शुगर का, ठीक है। तो ये दो तरीके से अपन वहां पे जीटीटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रोसेस की बात करें, सिंपल सी आपको प्रोसेस वहां पे लिखनी है, बताना है कि क्या है वहां पर। तो पहली बात तो वहां पर जो पर्सन है वो जब पहली नाइट से या पहली रात से क्या होगा, उसको फास्टिंग के होना चाहिए, मतलब भूखे पेट होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो खाना खा लेता हो वहां पर, नहीं, उसको फास्टिंग के अंदर रहना है। इसके अलावा उसके बाद में उसका मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना है। मिड स्ट्रीम का मतलब है थोड़ा सा यूरिन वो पास आउट करेगा, उसके बाद में बीच वाला जो यूरिन है उसको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। और वहां पर बोल सकते हैं फास्टिंग ब्लड सैंपल भी आपको लेना है, ठीक है। और जो उस टाइम आप जो फास्टिंग ब्लड शुगर ले गो, मतलब कहना है खाने से पहले उसका आप क्या भूखे पेट क्या कर रहे हो, वहां पर ब्लड सैंपल ले रहे हो, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर कर रहे हो वहां पर, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे 0 हावर, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन 0 हावर कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो ओरल डोज है ग्लूकोज की 75 से 100 ग्राम, आप उस पर्सन को 75 से 100 ग्राम क्या करोगे, ग्लूकोज दोगे। आप ओरली पेशेंट को बोलोगे कि आप क्या करो, अब 75 ग्राम आपको क्या करना है, शुगर इनटेक करना है, ओरली आपको लेना है, ठीक है। तो ओरली उसको शुगर देंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्लड सैंपल हैं
वो अपन यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, वो भी कैसे 30 मिनट इंटरवल, 30 मिनट के इंटरवल में अपन वहां पर जो ब्लड शुगर लेवल उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब आधे घंटे के अंदर क्या, फिर 1 के अंदर करोगे, पर 1.5 के अंदर, फिर 2 आवर के अंदर करोगे, फिर 2 and 2.5 के अंदर, ऐसे आपको वहां पर करना है। साथ ही आपको वहां पर बच्चों यूरिन को भी क्या करना है, कलेक्ट करना है। यूरिन सैंपल भी आपको इसी तरीके से वहां पे लेना है, ठीक है। आपने वहां पे 7 ब्लड सैंपल ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको असेस करना है वहां पर, अब आपको असेस करना है वहां पर, आपने यूरिन सैंपल भी वहां पे लिए हैं, ठीक है। इतने आपने यूरिन सैंपल लिए। अब आपको वहां पे क्या करना है, कर्व बनाना है। क्या बनाना है वहां पर, कर्व बनाना है कि भाई कितना आ रहा है, ठीक है, वहां पर कितना आ रहा है, इस समय कितना आ रहा है, ठीक है, आधे घंटे बाद में कितना आ रहा है, 1 घंटे बाद में कितना आ रहा है, 1.5 घंटे बाद में कितना आ रहा है, वो वेरिएशंस आपको वहां पर देखने हैं। यही होता है आपका जीटीडी टेस्ट होता है, जहां पे ग्लूकोज का टेस्ट वहां पे किया जा रहा है, उसका टॉलरेंस कैपेसिटी को बच्चों वहां पे चेक की जा रही है। सिंपली आपको इतना समझाना चाहूंगा, ठीक है। बाकी अपन जब अपना जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपने लॉन्च किया है कोर्स चल रहा है, आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप बोल के क्या करवा सकते हैं, वहां से उनको बोल सकते हैं कि यहां से आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप उनको अवगत कराएं ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सकें एक फर्स्ट क्लास अपन बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन एलएफटी और आरएफटी के बारे में, आपको पता होना चाहिए एलएफटी और आरएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। आपके लीवर का जो टेस्ट किया जाता है, आपकी किडनी का जो टेस्ट किया जाता है लीवर, एलएफटी बोल रहे हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, और बोलते हैं आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके बारे में लिखना है आपको कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, आरएफटी की बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो उसमें अपन क्या क्या टेस्ट करते हैं वहां पर, तो वहां पर आपको सीरम यूरिया लेवल टेस्ट करना है। कि आपने देखा होगा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फैमिली मेंबर में किसी पर्सन को प्रॉब्लम है, तो उसका क्या किया जा रहा है, वहां पर टेस्ट किया जा रहा है, हॉस्पिटल में लेके जाते हो, हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि भाई आप तो यूरिन सैंपल लेके आओ, ठीक है, ऐसा बोलेगा, तो यूरिन सैंपल दिया जाता है, उसके टेस्ट होता है, तो आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो वहां पे यूरिया का लेवल देखा होगा, ठीक है, कितना होगा 15 से 45 mg पर डीएल होगा। सीरम क्रिएटिनिन लेवल आपने देखा होगा 0.6 to 1.2 mg पर डीएल है। सीरम यूरिक एसिड लेवल देखा, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। टोटल प्रोटीन लेवल देखा है आपने, एल्बुमिन का लेवल देखा है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देखा है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और कैल्शियम, तो इनका लेवल आपको वहां पे यूरिन सैंपल के अंदर जब उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में बच्चों जब रिपोर्ट आएगी तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है आप आरएफटी क्यों कर रहे हो, आप आरएफटी क्यों कर रहे हो, ताकि आप किडनी के फंक्शंस चेक करने के लिए कि वहां पर किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, अपना जो काम है उसको जो करना चाहिए नॉर्मल वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम्स तो वहां पर नहीं आ रही। कुछ एबनॉर्मलिटीज कंडीशन का पता करने के लिए अपन वहां पे आरएफटी करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इनको परफॉर्म करने का पता करने के लिए अपन वहां पे आरएफटी परफॉर्म करवाएंगे। ऐसे अपन वहां पे आरएफटी देखेंगे, आरएफटी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आरएफटी अपन बात की एलएफटी, तो एलएफटी क्या होती है आप सभी को पता है, एलएफटी किसको बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर लीवर का मेजर रोल होता है, क्या करता है लीवर बहुत काम का है, ठीक है, बहुत काम का है। लीवर अपने बॉडी के अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाना, फैट का मेटाबॉलिज्म करवाना, ठीक है, तो काफ़ी सारे असेंशियल जो काम है आपके लीवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसको दूसरा भी बोलते हैं लीवर पैनल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर पैनल भी बोला जाता है। ये एक प्रकार से ब्लड टेस्ट अपन वहाँ पे कर रहे हैं that measure different enzymes, proteins and other substances made by the liver। जितने भी लीवर के द्वारा जो substances made बनाए जाते हैं उनको, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उन सभी का पता कैसे किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके जो लीवर है, आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास जो लीवर है वर्क कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस आर ऑफन टेस्टेड इन द सेम टाइम ऑन ए सिंगल ब्लड सैंपल एंड मे इंक्लूड
द फॉलोइंग। कहने का मतलब आपने एक ही ब्लड सैंपल लिया और एक ही ब्लड सैंपल लेके आपने काफी सारे वहां पे क्या किया, उसी से रिलेटेड आपने लीवर से जितने भी टेस्ट हो सकते हैं वो आपने वहां पर एक ही सैंपल से कलेक्ट करके किया। जैसे एल्बुमिन का पता लगा सकते हो, ठीक है, एक प्रोटीन बनाया जाता है आपके लीवर के द्वारा फॉर्म किया हुआ है आपका एल्बुमिन, इसका पता कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एलपी एल्केलाइन फोस्फेट का वहां पे पता कर सकते हो, एएलटी का पता कर सकते हो, एलेनिन ट्रांस एमिनेज के पता, एएसटी का पता कर सकते हो, एस्पार्टेट आपका एमिनो ट्रांसफेरेंज है, और गामा ग्लूटामिन ट्रांसपेप्टिडेज जीटीडी का पता कर सकते हो। ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है एक ही के द्वारा आप कितने सारे टेस्ट आप वहां पर कर रहे हो। बिलिरुबिन का पता किया जाता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। बिलिरुबिन क्या होगा, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो लीवर के द्वारा बनाया जा रहा है, उसका आप वहां पर क्या कर रहे हो, पता कर रहे हो। एक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एलडी का वहां पर, यह भी एक एंजाइम होता है जो बॉडी के सेल्स के अंदर वहां पे पाया जाता है, ठीक है। ये रिलीज होता है आपके ब्लड के अंदर जब सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई, किसी पर्सन को चोट लगी, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे जो ब्लड के अंदर क्या किया जाता है, काफी सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट कर दी जाती है, तो वो होता है आपका कौन सा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। इतना आपको वहां पे लिखना है। प्रोथ्रोम्बिन टाइप का पता कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल आप पे। तो एलएफटी के अंदर काफी सारे टेस्ट किए जा सकते हैं और आपने जो पढ़ा है आप वहां पर लिख सकते हो। सब क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। कम से कम 4 नंबर के अंदर आपकी कम से कम बात करें वहां पर तो कम से 2.5 से 3 पेज आपके वहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन के 4 ही वर्ड लिखे, ऐसा नहीं। काफी बच्चे होते हैं अरे भाई बढ़ना ही तो 3 ही पेज तो बढ़ने हैं, तो 3 पेज बढ़ने के लिए क्या करते हैं, 4 लाइन लिखते हैं इस लाइन में, दूसरी में 4 लाइन लिखते हैं, तीसरी में 4 लाइन लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तरीके से प्रॉपरली आपको लिखना है। देखो काफी बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि उनको आता बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा क्या करते हैं, कमी रख देते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो वो आपको आना चाहिए थोड़ा सा। तो कभी तो होता है ना, काफी सारे बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो भी क्या होते हैं, अच्छे नंबर आपसे लाते हैं। वो क्यों लाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लिख के आओ, थोड़ा सा राइटिंग का भी आपको मैटर करता है कि थोड़ा सा सही होना चाहिए, क्योंकि कम से कम सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए ना जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तरीके से लिखना, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। वहां पर आप हेडिंग्स डाल सकते हो, ठीक है, और आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे तो अच्छे तरीके से आप नंबर गेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट आता है सेकंड का डी। अपन बात करें क्रेब्स साइकिल के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है क्रेब्स साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस मेन एग्जाम के अंदर। और आप जैसे ही पेपर को ओपनिंग करोगे आप देखोगे वहां पर तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी है। इसको आप मन बना के जोड़ तोड़ कर नहीं लिख सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है। तो मैं कह दूं आपको डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले आपके क्रेब्स साइकिल के बारे में, कि एक प्रोसेस होती है जहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है किसका, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसमें कर देती है चेंज, उसको CO2 के अंदर चेंज कर देती है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उसको CO2 के अंदर चेंज कर देती है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, साथ में वहां पर एक लार्ज अमाउंट के अंदर वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है और ग्लूकोज को CO2 के अंदर क्या किया जा रहा है बच्चों, कन्वर्ट किया जा रहा है, उसी को बोला जाता है क्रेब साइकिल। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिखने हैं कि ये कब होती है, जब ऑक्सीजन की वहां पर प्रेजेंस होगी। देखो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्रेब साइकिल वहां पे परफॉर्म नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे जरूरी है, इसीलिए इसको एरोबिक प्रोसेस का नाम दिया गया है। एरोबिक प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही क्या हो रही है, परफॉर्म होती है, इसलिए इसको एरोबिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इंट्रोमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस ही बोला जाता है, ठीक है। इंट्रोमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस का मतलब है ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर ये परफॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए इसको इंट्रोमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस भी बोल रहे हैं। इसको TCS साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, कहने का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, या वहां पर CAC साइकिल भी बोला जाता है, सिट्रिक जो एसिड है उसके नाम से भी अपन जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
ये मेजर प्रोसेस है जो क्या कर रही है फिर आपकी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है बच्चों, क्रेब्स साइकिल वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिखने हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में आपको स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स के बारे में बताना है। तो ये कंप्लीट होती है 10 स्टेप में। कितने स्टेप में होती है? 10 स्टेप के अंदर आपकी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। पहली स्टेज आती है जहाँ पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेज में एकोनाइटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, थर्ड में वहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फोर्थ में वहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिनिक जो एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा, फिफ्थ के अंदर वहाँ पे कीटोग्लूटेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सिक्स के अंदर वहाँ पे सक्सिनल कोएंजाइम का वहाँ पर फॉर्मेशन होगा, 7 के अंदर वहाँ पे सक्सिनेट जो एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा, 8 के अंदर वहाँ पे फ्यूमेटिक जो फ्यूमेरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होगा, 9 में वहाँ पे मेलिक एसिड का, और लास्ट के अंदर वहाँ पे होता है जो आपका बोल सकते हैं अमाइनो एसिड है, अपन उसकी बात करें वहाँ पर, ठीक है, इसका वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से वहाँ पर आपकी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और डबल ए वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिखा दी जाती है आपको क्रेब्स साइकिल कौन सी आपको बना कर आनी है वहाँ पर, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, किसकी बनानी है, क्रेब्स साइकिल वहाँ पे आपको बना के आनी है। ये सारी स्टेप्स मैंने बता दी वहाँ पर कि सिट्रिक एसिड का हो रहा है, सिस एकोनिक एसिड का हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड का हो रहा है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का हो रहा है, कीटोग्लूटेरिक एसिड का हो रहा है वहाँ पे सक्सिनिक, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड का हो रहा है वहाँ पे मेलिक एसिड का होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का होता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम वहाँ पे कोएंजाइम है, पायरिक एसिड से वहाँ पे हो रहा है। तो ये ऑल ओवर आपको वहाँ पर क्या करनी है, क्रेब्स साइकिल बना के आनी है, तभी आपको एग्जामिनर क्या देगा बच्चों, नंबर देगा। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं बना के आते हो तो वहाँ पर नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसका ध्यान में रखना है, क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है, सिट्रिक साइकिल भी बोला जाता है और ट्रीसी है, ठीक है। ये आपको ऑल ओवर क्रेब्स साइकिल के बारे में लिखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और देखिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, वो थर्ड क्वेश्चन आने वाला है किसके बारे में एक्सप्लेन करवा रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके फंक्शन, कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या काम करता है, किसको बोलते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या करता है बच्चों, इसके बारे में बात करूं, इसके क्या स्ट्रक्चर है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स भी कौन से होते हैं, एनिमल ओरिजिन के। कैसे प्रोटीन होते हैं, एनिमल ओरिजिन के जो है वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, नॉन एज एंटीबॉडी एक्टिविटीज के नाम से भी उनको जाना जाता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा और लिम्फोसाइट के द्वारा। तो इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स के द्वारा हो रहा है और लिम्फोसाइट्स के द्वारा वहाँ पर हो रहा है। तो आपको लिखना है कि प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट के द्वारा वहाँ पर सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं आपके इम्यूनोग्लोबिन। साथ ही ये किससे बिलोंग करते हैं, आपके ये गामा ग्लोबुलिन से बिलोंग करते हैं। आपको लिखना जरूरी है वहाँ पर कि किससे बिलोंग करते हैं, तो गामा ग्लोबुलिन से है, वहाँ से क्या करेंगे, बिलोंग करते हैं। साथ ही मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं कितने 20 से 25% जो पार्ट होता है वो किसका बनाते हैं, सीरम प्रोटीन का। सीरम प्रोटीन का टोटल 20 से 25% वहां पे पार्ट किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आपके इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा वहां पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये किसमें हेल्पफुल होते हैं, इम्यूनिटी के अंदर। आपको पता है इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, अपने बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है, जो आपको किसी इन्फेक्शन से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, बचा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इम्यूनिटी में क्या है, पूरा हेल्प वहां पर आपकी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है कौन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। ये आपको वहां पर लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको वहां पर बताना है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको स्ट्रक्चर वहां पर लिखनी है, ठीक है। कि वहां पर एक तो लाइट चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक वहां पर SS डाइसल्फाइड वहां पर ब्रिज या वहां पर बॉन्ड बनता है। एक हैवी चेन होती है, हैवी कंप्लीट चेन है, वहां पर लाइट छोटी चेन है, तो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है वहां पर, और बॉन्ड के बारे में बताना है। इस तरीके से आपको वहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार करनी है, स्ट्रक्चर वहां पर आपको बना कर आनी, ठीक है। इसके बाद में वहां पर और क्या लिखना, आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है, तो आप इसके नाम से याद रख सकते हो, गैम-डी के नाम से इसे रख सकते हो, गैम-डी से याद रख सकते हो, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये आपके क्या होते हैं,
इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ना। ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी में क्या करें? वहाँ पे हेल्प करें। सबसे तो ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है आपका पाया जाता है IgG। क्या पाया जाता है? IgG। ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है? 80% पार्ट बना रहा है इम्यूनोग्लोबिन का। कितना पार्ट बना रहा है? 80% पार्ट वहां पर बना रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगी कि ये प्लेसेंटा जो है मदर के अंदर, उसको क्या करता है? क्रॉस करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को भी क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। इतना आपको वहां पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा होता है IgA जो कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, बोल सकते हैं मिल्क के अंदर वहां पे है। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं वहां पर आपका क्या पाया जाता है? IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर मैक्रो बोल सकते हैं। IgM को कौन सा होता है? मैक्रो। ठीक है, और IgG और IgD ये आपको वहां पे इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में लिखना है। उसके एक एक दो आपको वहां पर लाइनें लिखनी है कि क्या होगा IgA के अंदर, IgM के अंदर, IgE और IgD के अंदर। ऑल ओवर आपको यहाँ पे इतना बताना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पूछ सकता है आपको HMP जो संट का जो पाथवे है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि HMP जो संट है वो क्या होगा, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? HMP के बारे में बताना है वहां पर कि एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जो क्या करता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन कर रहा है आपके ग्लूकोज को। अभी अपन ने बात की थी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है क्रेब्स साइकिल के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो HMP जो पाथवे होगा एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा माध्यम है जिसके द्वारा क्या कर सकते हो आप? ग्लूकोज का क्या कर सकते हो? ब्रेकडाउन कर सकते हो बिना किसी EMP के या क्रेब्स साइकिल के, मतलब बिना किसी दूसरी आप वहां पर साइकिल का यूज किए आप इस HMP संट के द्वारा भी क्या कर सकते हो? ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन वहां पर कर सकते हो। वही आपका HMP पाथवे होता है। कौन सा होता है? HMP। इसको PB बोला जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का नाम भी बोला जाता है, या इसको और भी बोल सकते हैं फोस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, और अदर नेम भी आप लिख सकते हो कि फोस्फो ग्लूकोनेट पाथवे बोला जाता है, या वहां पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसको बोला जाता है। इसके साइट की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लीवर के अंदर होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर, लैक्टेटिंग जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, वहां पर RBC, टेस्टिस, एडनल ग्लैंड, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा इसके साइट। उसके बाद कि HMP सेंट कहाँ पे हो रहा है और ये कैसा होता है? एक्स्ट्रा माइट्रोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होती है, मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, अदर देन माइट्रोकॉन्ड्रिया वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आपको वहां पर स्टेप्स के बारे में बताना है कि HMP सेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो स्टेप्स आपको बतानी है। HMP सेंट के बारे में आपको पूरा स्टेप्स वहां पर लिखनी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सहायता से किस में जाएगा? वो वहां पे 6 से जो फॉस्फोग्लूकोनो है, लेक्टोन है, वहां पर जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में जा रहा है वहां पर। ठीक है, उसके बाद में आपके राइबोज 5 फॉस्फेट तक जाता है, उसके बाद में जाइलोज 5 शॉर्ट राइबोज 5 फॉस्फेट है। ठीक है, मतलब ऑल ओवर आपको क्या बनाना है? साइकिल वहां पे ड्रॉ करनी है। साइकिल के बारे में बताना है कि किस तरीके से HMP जो पाथवे है वो वहां पे कंप्लीट होगा। आपको प्रत्येक में एक एक स्टेप वहां पर नहीं बता सकता है क्योंकि अपन बात करें ओनली पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, लेंथ अपन पूरी क्लासेज की जो है, क्लासेज आपको जब आप पेड कोर्स वहां पर परचेज करोगे तो आपको वहां पर मिलेंगी कंप्लीट, जहां पे आपको प्रत्येक चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप वहां पर समझाई जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर यहां तक आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है। HMP पाथवे के बारे में आपको वहां पे बनाना है, HMP पाथवे वहां पर आपको ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, और नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आने वाला है आपका क्वेश्चन थर्ड। अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्कर्वी के बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा है स्कर्वी के बारे में, आपने वहां पर जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ी है तो न्यूट्रिशन के अंदर वहां पे स्कर्वी के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्कर्वी होता क्या है, किसकी वजह से होगा। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से, जिसी पर्सन के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस पर्सन की वजह से उस पर्सन के अंदर स्कर्वी नाम का क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या ले लेगा अगर ऐसा होता है? एनीमिया,
डिसेबिलिटी, एक्जिजेशन, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। आपको लिम्स के अंदर उसको दर्द आपको होगा, पेन होगा, वो भी कहाँ पे, लेग्स के अंदर हो सकता है, और कुछ पार्ट के अंदर वहाँ पे उसको सूजन दिखाई देगी, स्वेलिंग होगी कुछ पार्ट्स के अंदर, और वहाँ पर जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, या वहाँ पर क्या होगा, मसूड़ों के अंदर वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, और कई बार होगी वहाँ पर टीथ भी क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं स्कर्वी की वजह से। ठीक है, ये किस लिए जरूरी है आपको ये तो पता है, विटामिन सी किस लिए जरूरी है, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है, और आपकी बॉडी के अंदर जो क्या करता है, बॉडी के आयरन को क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, और कोलेजन को वहां पे क्या करना, प्रोड्यूस करना, ये विटामिन सी का वहां पर काम किया जाता है। आपकी इम्यूनिटी के लिए भी वहां पे विटामिन सी काफी जरूरी होता है। तो ऑल ओवर आपको इतना लिखना है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे आपको और बात करें तो आप वहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स बता सकते हो कि विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एनीमिक हो सकता है, वहाँ पे पेन होगा, भी बात की बोन पेन होता है, स्वेलिंग है, वहाँ पे एडिमा हो रहा है। ठीक है, कॉर्क स्क्रू हेयर्स, वहाँ पे हेयर्स के अंदर वहाँ पे आपके स्क्रू टाइप के अपन वहाँ पे हेयर में देंगे, पैचेस प्रेजेंट होंगे, रेड स्पॉट प्रेजेंट होंगे आपके वहाँ पर। ठीक है, स्किन के नीचे वहाँ पर क्या होंगे, रेड स्पॉट प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, स्किन के नीचे रेड स्पॉट प्रेजेंट होंगे, गम्स डिजीज होगी, अभी बोला लॉस ऑफ टीथ वहां पे प्रेजेंट होगा, वुंड हीलिंग धीरे होगी। विटामिन सी की वहां अगर कमी होगी, स्कर्वी रोग अगर हो रहा है तो उस पर्सन के अंदर अगर कोई घाव बना हुआ है तो घाव भी क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे वहां पर क्या होगा बच्चों, हील होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वहां पे प्रेजेंट होगी, मूड चेंजेज होंगे, और पर्सन डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं। तो इतना आपको ऑल ओवर सारी चीजें वहां पे कंटेंट आपको लिखना है। ठीक है, कमी के लिए आप उसको विटामिन सी देना स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, विटामिन सी आप उसको देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं आप उस पर्सन को क्या कर दो, देना स्टार्ट कर दो, तो उसकी क्या होगी, कमी वहां पर दूर हो जाएगी, पेशेंट वापस कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, विटामिन सी सप्लीमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, बाई माउथ या और बाई इंजेक्शन आप हो सकता है ओरली भी दे सकते हो वहाँ पे, या आप आईवी इंजेक्शन के द्वारा विटामिन सी के जितने भी सप्लीमेंट्स आप वहाँ पे दे सकते हो, या विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी सोर्सेज हैं उनके द्वारा आप पर्सन को बोल सकते हैं कि वो क्या करें, वहाँ पर इनटेक करें। ठीक है, विटामिन सी जो भरपूर आप ऑरेंज वगैरह है वहाँ पर, जैसे नींबू पानी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेज उसको आपको क्या करना, प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट बात करें बच्चों अपने यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका आपके मेन एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन आपको कौन सा देखने को मिलेगा, देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स किस पर्सन को हो सकती है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो विटामिन आपको पता है ये ग्रुप ऑफ सबस्टांसेस होते हैं जो स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, जरूरत होते हैं। ठीक है, बॉडी को नीड होती है ताकि वो आपकी हेल्थ को क्या करे, मेंटेन करके रखे। आपकी हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वहां पे विटामिन की क्या होती है, काफी नीड होती है। ठीक है, विटामिन ए कैन नॉट बी मेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विटामिन ए बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जाता, इसलिए इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट। कहने का मतलब है विटामिन ए आपकी बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए इसको बाहर से लेना काफी जरूरी है, इसलिए आपकी डाइट के अंदर विटामिन ए होना जरूरी है। विटामिन ए इंपॉर्टेंट आपकी आईज के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी अच्छा देख सको आई साइट के लिए, विजन के लिए बोल सकता हूं, हेल्थी स्किन के लिए, और किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वहां पर विटामिन ए का होना जरूरी है। इसको अपन समटाइम और क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो विटामिन ए काफी फंक्शन करता है, आईसाइट के लिए कर रहा है, विजन के लिए कर रहा है, वहाँ पे आपकी हेल्थ स्किन के लिए कर रहा है, और वहाँ पे किसी भी इन्फेक्शन से आपको फाइट करने के लिए विटामिन ए काफ़ी नीडफुल है, काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, और इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है। इसके अलावा और क्या कंसिडर करना है वहाँ पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो नाइट विजन, आपने बोला विजन के लिए तो पुअर विजन हो जाएगा, डार्क के अंदर नहीं देख पाएगा, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, प्रॉब्लम आने वाली है। उसके केरेटोमलेशिया होने वाला है, मतलब क्या होगा कि जो कॉर्निया होगा, कॉर्निया का थिन हो जाना और वहां पर अल्सर प्रेजेंट होना। ठीक है, कॉर्निया का थिन हो जाना, वहां पर अल्सर प्रेजेंट होना किसी भी सरफेस के अंदर आइज के, उसको बोला जाएगा केरेटोमलेशिया। इसके अलावा ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस को जीरोप्थेल्मिया में अपन बोलते हैं कि जो कंजक्टिवा जो है आई के अंदर और जो कॉर्निया है वहां पर क्या होगा, ड्राइनेस आपको देखने को मिले। ये भी क्या है, विटामिन ए की कमी की वजह से हो रहा है। विटामिन ए की कमी की वजह से वहां पर जीरोप्थेल्मिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा
बिटोट स्पॉट, क्या होगा, बिटोट स्पॉट के बारे में लिखना है कि वहां पे ओवल, ट्राइंगुलर और इरेगुलर फोमी पेचेज बन जाएंगे, या कहां पर, वाइट ऑफ द आइज, आइज का जो व्हाइट पार्ट है वहां पे ओवल, ट्राइंगुलर, इरेगुलर फोमी पेचेज वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो बिटोट स्पॉट वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वहां पर जो कॉर्निया होगा, कॉर्निया के अंदर परफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और सीवियर साइट का क्या होगा, वहां पे इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। तो सारे आपको प्रॉब्लम्स के बारे में वहां पे बताना है, जीरोप्थेलियम के बताना है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताना है, बिटोट स्पॉट के बारे में बताना है, ठीक है। आपको ड्राइनेस के बारे में बताना है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताना है, किरेटोमलेशिया के बारे में बताना है। ये तो क्या है, आपके डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी पूछ ले आपको, ठीक है। तो दोनों आपको तैयार करने हैं, रेस्पिरेटरी हो या आपका चाहे मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए एल्कोलिसिस एसिडोसिस में कमी है, वहां पे एल्कोलिसिस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बात करें देखिए कि जो मेटाबॉलिक एल्कोसिस है, ये कंडीशन होती है जहां पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी वजह से, बेस के अक्यूमुलेशन होने की वजह से, ठीक है। एसिड है या जो बेस आपका क्षार अपन बोल रहे हैं उसके अक्यूमुलेट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अगर बेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और वहां पर लॉस कम हो रहा है, ठीक है, लॉस कम हो रहा है, जो फिक्स एसिड होता है बॉडी से, उसकी वजह से जो होता है वो आपका मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है, कि वहां पर डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, वहां पर बेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका बोला जाएगा वहां पर एल्कोलिसिस, ठीक है। कारण क्या होता है, वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, वहां पर NaCO3 का ज्यादा इंटेक कर रहे हो, ठीक है, हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर मिल्क एल्काई सिंड्रोम में अपन कह सकते हैं, क्यूसिंग सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। अगर वहां पे मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है तो देखो क्या क्या कंडीशन होगी, उस पर्सन का पीएच जो होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, पीएच क्या होगा, बढ़ा होगा, PCO2 क्या होगा, बढ़ा हुआ, और PHCO3 भी क्या होगा बच्चों, ये भी वहाँ पे क्या होगा, बढ़ावा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर अगर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, पीएच डिक्रीज होता है तो सारी चीज़ें कम होती है, वो होता है आपका एसिडोसिस, ठीक है। ये आपको लिखना है। उसके बारे में क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना, आपको क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना है कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, मसल वीकनेस होगी, मस्कुलर पेन होगा, सीरम पोटेशियम लेवल वहाँ पे डिक्रीज होगा, सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, टिटेनी वहाँ पे प्रेजेंट होगी और एडिमा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये चीज़ें आपको लिखनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बता दें एसिडोसिस के अंदर क्या होता है वहाँ पर, तो ये भी क्या है, पीएच डिस्टर्बेंस का ही डिसऑर्डर है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वहाँ पर फिक्स्ड एसिड का क्या हो रहा है, ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब एसिड का क्या हो रहा है वहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, बेस का अक्यूमुलेशन हो रहा था, और ये क्या होगा, बॉडी से कम वहाँ पर बेस निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, डीएम की वजह से होगा, डायबिटिक केटोएसिडोसिस की वजह से होता है, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से होगा, और अनकंट्रोल्ड डायरिया की वजह से होता है। तो इनकी वजह से वहाँ पर आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है ये आपको बताना है कि एसिडोसिस के अंदर वहाँ पे पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो PCO2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, PSCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ें बतानी है कि इसमें क्या होगा, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज हो जाता है, बाकी की चीज़ें भी डिक्रीज होगी। आपके एल्कोलिसिस के अंदर पीएच बढ़ रहा है तो वहाँ पर बाकी की चीज़ें भी क्या होगी, वहाँ पर बढ़ेंगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, हेडेक होगा उस पर्सन को, मेंटल कंफ्यूजन होगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, डिस्निया होगा, कफिंग होगी, ठीक है। वहाँ पे सीजर्स आ सकते हैं उस पर्सन को, कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा, कोमा में जा सकता है, और कुछ कई बार होता है कि वहाँ पे पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ भी हो जाती है। एक बार हो जाती है कि पर्सन क्या हो जाएगा, डेथ, उसकी डेथ भी हो जाती है। ये चीज़ें आपको एसिडोसिस के अंदर लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपकी इस बार एग्जाम के अंदर, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप हैं, क्यों बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो वहां पर। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी,
कंपोजिशन, अपनी बॉडी के अंदर जो भी कंपोजिशन प्रेजेंट है उनको एक्सप्लेन करने का काम बायोकेमिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। ये एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज जो हो रहे हैं उनको क्या बता रही है, एक्सप्लेन करने का काम भी बायोकेमिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताती है, इसके टाइप्स के बारे में बताती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती है और क्या क्या फंक्शंस करता है ये भी बायोकेमिस्ट्री ही बता रही है। ये लिपिड का बता रही है, लिपिड के टाइप्स बता रही है, उसकी स्ट्रक्चर बता रही है और उसके फंक्शन बता रही है। प्रोटीन्स के बारे में बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर रही है, उसके स्ट्रक्चर को कर रही है और उसके फंक्शंस को वहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। साथ ही वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता रही है, उसके टाइप्स बता रही है, स्ट्रक्चर बता रही है और फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ये आल्सो एक्सप्लेन करते हैं विटामिन के बारे में कि कौन से विटामिन है, विटामिन ए बी है, आपका सी है, कौन सा विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स वाला है, और इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस। आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट टेस्ट, जैसे मान लो एलआईजी का बारे में बताता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेस्ट होता है इसको भी आपको पढ़ना एग्जाम की दृष्टि से, इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये टेस्ट भी किसके द्वारा, आपके बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये ऑल ओवर आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पर लिखने हैं कि ये क्या है वहाँ पर स्कोप है आपके बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, वहाँ पर फोर्थ के अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड जो क्या है आपको जरूरत है, असेंशियल क्या है आपको नीड है उनकी, उनको बोला जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो क्या नहीं होते हैं, आपकी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, आपकी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, वो होते हैं आपके असेंशियल अमाइनो एसिड। और इनको क्या करना पड़ता है, ये सप्लाई किसके द्वारा की जा रही है, डाइट के द्वारा। आप खाने में क्या कर रहे हो, वहाँ पे अमाइनो एसिड लेते हो, वो कहलाते हैं आपके असेंशियल, क्योंकि आपकी बॉडी क्या नहीं कर रही, उनको सिंथेसाइज नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से कहाँ से लेगो, आप डाइट से लेते हो। वह होते हैं आपके कौन से, असेंशियल अमाइनो एसिड। ये किस लिए रिक्वायर होते हैं आपको लिखना है, ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए और वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए चाहिए इंडिविजुअल के, मतलब इंडिविजुअल को मेंटेन और उसकी ग्रोथ करने के लिए वहाँ पे अमाइनो एसिड होना जरूरी है। आपको नाम लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं, आर्जिनिन है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथायोनिन है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन है और थ्रोनाइन है और ट्रिप्टोफेन है। इन सभी के आपको क्या करना है, वहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, इन सभी पे आपको नाम लिखने हैं, बताने हैं कि असेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको आपको बाहर से लेना होता है, डाइट के थ्रू लेना होता है, उसी को असेंशियल अमाइनो एसिड बोल रहे हैं। और ये कौन से किसके लिए जरूरी होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, मेंटेनेंस के लिए वहां पर जरूरी होते हैं, और कौन कौन से वहां पर हैं उनके बारे में आपको लिखना है, तभी जाके आपको एग्जामिनर के द्वारा कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो क्वेश्चन होने वाला है एलाइजा। कौन सा होने वाला है, एलाइजा। एलाइजा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एलाइजा की प्रोसीजर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एलाइजा होता क्या है। तो आपको एलाइजा जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है आपको, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि एलाइजा क्या होने वाला है। ठीक है, एलाइजा का सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, क्या बोलेंगे फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये कैसा होता है, एक रिलायबल टेस्ट होता है जो किस लिए आप क्यों कर रहे हैं, एलाइजा टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, आपके क्या पर्पज है वहां पर। तो हार्मोनल ऐसे हार्मोन को चेक करने, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हो, पता लगा रहे हो किसके अगेंस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, वहाँ पे ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इन सभी के लिए वहाँ पर आपको एलाइजा टेस्ट करना होता है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, हार्मोनल एसे के लिए, एंटीजन डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए किसके अगेंस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट करने के लिए, ग्रोथ फैक्टर को डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपके पास एलाइजा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, ये आपका स्पेसिफिक पर्पज है। ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, इस टेस्ट में मोस्टली किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का और एंटीबॉडीज का। ठीक है, कब करेंगे, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर, जब कब प्रेजेंट हो, आपके स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उस दौरान आप एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए, पता लगाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट करना है, वहां पर एलाइजा टेस्ट वहां पे करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रोसेस आपको लिखनी है कि आपको किस तरीके से वहां पर एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन किसके द्वारा कराओगे, आप एलाइजा के द्वारा कर रहे हो वहां पर। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको फिक्स करना है। जो वाल होती है माइक्रोटाइट्रेट, जो एक प्लेट होगी, उस प्लेट पे ऊपर आपको वहां पर एक एंटीबॉडीज को क्या करना है, आपको फिक्स करना है। उसके बाद में अब वहां पर पेशेंट का जो सीरम है उसको क्या करना है, ऐड करना है उस वाल के अंदर। और ये कैसा होगा, इसको आपको इनोकुलेट करना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट तक आपको इनोकुलेटेड करना है। और कितने डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इनोकुलेट करना है। आपने ऐड कर दिया, आपने वहां पे इनोकुलेट कर दिया 30 मिनट में। ठीक है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अगर यहाँ पर पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन कंटेन है तो ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, और आफ्टर फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ पे पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो आपने माइक्रोटाइट्रेट प्लेट के ऊपर आपने जो क्या किया था, एंटीबॉडीज ली थी, तो उस एंटीबॉडीज के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होके क्या बना देगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहां पे बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सीरम इज देन वास्ट ऑफ, अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो सीरम उसको आप वास्ट करना है, केवल वहां पे एंटीजन फिक्स करना है टू द एंटीबॉडी रिमेन। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा वहां पे जो बचा हुआ है मटेरियल, ठीक है, जो सीरम बचा उसको वाश कर लेना है। तो उसके बाद वहां पर जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो थोड़ा सा वहां पर क्या बचेगा, वो बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वही वहां पर रहेगा। अब आपको वहां पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को ऐड करना है किसी एंजाइम के साथ में, अलोंग द एंजाइम वहां पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी को फिक्स करना है। अगर वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ एंटीजन अलोंग विद द एंजाइम। अगर वहां पर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो भी क्या कर देगी, वहां पे एंजाइम के साथ में वहां पर क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। नव अपन बात करें एंजाइम सबस्टांस एडेड। अब आपको एंजाइम सबस्टांस ऐड करना है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है देन इट रिएक्ट विद ए सबस्ट्रेट एंड इट कलर चेंज। अगर वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है तो उसके साथ सबस्ट्रेट करके वहां पे कलर चेंज कर देता है, और कलर चेंज कर देगा उसी को बोला जाता है पॉजिटिव एलाइजा टेस्ट। कि अगर कलर चेंज हो गया तो पॉजिटिव एलाइजा टेस्ट वहां पर कहलाने वाला है। ठीक है, और आपको इतना लिखना है, उसको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड प्रोसेस होती है वहां पर कि एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ एलाइजा टेस्ट। ये भी सेम उसी की तरह होती है, केवल यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि आपको डिफरेंस का ध्यान में रखना है कि वहां पर कोटेड एंटीजन कोट कवरिंग होती है, माइक्रोटाइट्रेट प्लेट्स लेनी होती है आपको। ठीक है, एंटीजन से कोटेड आपको माइक्रोटाइट्रेट जो प्लेट है वो आपको लेनी होती है, ये डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें वही होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको लिखना है उसके बाद में कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगा सको। एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए अपन ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप किसी भी बीमारी को क्या कर सको, डायग्नोस कर सको, किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सको, इसलिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिखना है किसके बारे में, एलाइजा टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, एलाइजा टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो लिखा के ले लो आप, 100% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपके इस पेपर के अंदर से कम अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको 70%, कितना 70% पेपर मिलने वाला है इस पेपर से। कितना 70% जो आपको पास करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ से, क्वेश्चन अपने पास जो नोट्स आपके पास, उन नोट से भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, और ओवरऑल कितना लिखना है वो कंटेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्रोटीन और इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि प्रोटीन किसको बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन होते हैं
जो असेंशियल कंस्टिट्यूट होते हैं आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं वहाँ पर प्रोटीन। और जो प्रोटीन होते हैं किसके द्वारा डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड के द्वारा प्रोटीन्स। कौन से वर्ड के द्वारा, ग्रीक वर्ड के द्वारा वहाँ पे प्रोटीन से वहाँ पे ये वर्ड लिया गया है। ये कंपाउंड होते हैं मल्टीपल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन मिलकर क्या कर रहा है वहाँ पे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहे हैं और पेप्टिडेज लिंकेज वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अपनी बॉडी के अंदर 100 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कितने होंगे 100 एमिनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर। मोस्ट आवर बॉडी प्रोटीन्स कंटेन, प्रोटीन के अंदर 100 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 20 सब टाइप्स अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें असेंशियल अमाइनो एसिड अलग होते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड अलग होते हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। वो कितने हो सकते हैं, वो भी 20 की घात 100, 20 की घात 100 टाइप के वहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रोटीन होता है क्योंकि सबके क्या होते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड, सब प्रोटीन का अलग अलग वहाँ पर अमीनो एसिड का क्या होता है अरेंजमेंट होता है। तो आपको ऑल ओवर इतना लिखना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर क्लासिफिकेशन बताना है कि कितने टाइप का होता है। वहाँ पर प्रोटीन को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, डिराइव्ड प्रोटीन होता है। सिंपल में भी अलग अलग आते हैं, एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, ग्लूटेनिन आता है, प्रोलामीन आता है, प्रोटामीन आता है। इनके आपको नाम कंसीडर करने हैं। फाइब्रस प्रोटीन आता है। कॉन्जुगेटेड में आते हैं वहाँ पर फॉस्फोप्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं कौन से, जो सिंपल वहाँ पे अमीनो एसिड के द्वारा मिलके बन रहे हैं, वो आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं। वहाँ पर कॉन्जुगेटेड हुआ वहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन आते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपके मेटलोप्रोटीन आता है, क्रोमोप्रोटीन आता है। तो आपको नाम वहाँ पर कंसीडर करने हैं। इसके अलावा डिराइव्ड प्रोटीन आते हैं, तो दोनों से मिलके बने होते हैं, वो होते हैं डिराइव्ड पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं। आपको फंक्शन बताना है कि वहाँ पे फंक्शन क्या करते हैं प्रोटीन, ये ग्रोथ मटेरियल का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये इम्यूनिटी का काम करें, क्या कर रहे हैं इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैनी हार्मोन्स आर द प्रोटीन नेचर, को बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसे एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन सीक्रेट किए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं प्रोटीन नेचर के अंदर होते हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होंगे प्रोटीन नेचर के अंदर होते हैं। और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करेंगे बच्चों, मदद करते हैं। तो फंक्शन आपको वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा अपन ने यहाँ तक इसके बारे में, आपके बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील की है अपन ने यहाँ पर। ठीक है, आपको ऑल ओवर इतना पढ़ना है। ठीक है, एक आधा आप वहाँ पे और डील कर सकते हो। ठीक है, वो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूरिया साइकिल के बारे में बात कर सकते हो आप। ठीक है, मोस्टली आपसे क्रेब साइकिल और HMP संट के बारे में 99.9% पूछा जाएगा। फिर भी एक बार आपको यूरिया साइकिल और याद करनी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको विटामिन डी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इसके फंक्शन के रिलेटेड आपको वहाँ पर पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन आपको और वहाँ पर डील करने हैं। ठीक है बच्चों, और रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स इन बायोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखना है। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, ये आपको अलग से थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। घर पे आपके एग्ज़ाम्स एकदम नियर बाई हैं और आप अच्छे से मेहनत करो। यही हम दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से नंबर वहाँ पे प्राप्त करें, आप अच्छे से वहाँ पे सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे पास हों। ठीक है, और पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। घर पे एक बार नहीं, आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार अच्छे से रीड करके जाएं। ठीक है, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे और टीम आइकॉनिक का, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का आप वहाँ पर नाम करोगे। ठीक है, एक पहचान बनानी है आप लोगों को। साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो जूनियर्स हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है जो नर्सिंग की कंप्लीट स्टडीज़ वहाँ पर करवा रहा है। और विथ 3D, अपन बोल सकते हैं 3D डायग्राम्स के द्वारा आपको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन बच्चों को। तो आप उनको ये भी बता सकते हैं। ठीक है, एक बार आइए, एक बार देखिए, एक बार पढ़िए। ठीक है, और आपको बिल्कुल
मैं एक 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यहां आते हो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप एक टीम आइकॉनिक फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़ने वाले हो और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको सभी को बेस्ट विशेष देता हूं। ऑल द बेस्ट मैं कह सकता हूं यहां पर कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना, बी कॉन्फिडेंट होना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना, आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको एग्जाम्स देनी है, ठीक है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट अगेन और थैंक यू सो मच।